ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। भेड़ाघाट कोई आम सी जगह नहीं है। यह प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का एक ऐसा लुभावना संगम है जिसे नर्मदा नदी ने अपने पानी से तराशा है। इस एक्सप्लेनर में हम इस अविश्वसनीय जगह की गहराई में जाने वाले हैं और इसके हर पहलू को करीब से समझने वाले हैं। और इस सफर का एजेंडा काफी दिलचस्प है। हम भेड़ाघाट के एक शानदार परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर संगमरमर की चट्टानों के बीच से होते हुए गरजते धुआंधार जलप्रपात का नजारा देखेंगे। वहां से प्राचीन 64 योगिनी मंदिर की ओर बढ़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसने पॉप कल्चर में अपना कैसा जादू बिखेरा है। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं। भेड़ाघाट में स्वागत है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास बसा ये छोटा सा शहर असल में लाखों सालों में नर्मदा नदी द्वारा तराशा गया एक प्राचीन कैनवास है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, इसका इतिहास सच में चौंका देने वाला है। 65 से 70 मिलियन साल पहले इसी घाटी में डायनासोर के जीवाश्म बन रहे थे। फिर 10वीं शताब्दी में ये कलचुरी राजवंश का केंद्र बना। 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी खोज की और आज ये एक शानदार सिनेमाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राजसी संगमरमर की चट्टानें। चलिए कल्पना करते हैं कि एक बेहद शांत नदी पर लकड़ी की नाव में सफर हो रहा है और दोनों तरफ धूप से चमकती हुई विशालकाय चट्टानें खड़ी हैं। अब यहाँ की जो सबसे खास बात है वो ये है कि नर्मदा नदी एकदम शुद्ध संगमरमर की घाटी को चीरते हुए बहती है। और पता है, पूरी दुनिया में नदी द्वारा तराशी गई ऐसी सिर्फ 3 ही संगमरमर की घाटियां हैं। एक ताइवान में, एक बुल्गारिया में और एक हमारा भेड़ाघाट। ये अपने आप में एक बहुत दुर्लभ और अविश्वसनीय भौगोलिक घटना है। और इन चट्टानों का पैमाना देखिए, पूरे 100 फीट। पर्यटकों की छोटी छोटी नावों के ऊपर एकदम सीधी खड़ी ये विशाल संगमरमर की चट्टानें सचमुच हैरान कर देती हैं। इंसान और प्रकृति के आकार का जो अंतर है वो यहाँ आकर बिल्कुल साफ महसूस होता है। यहाँ नाव की सवारी का अनुभव भी दिन और रात में बिल्कुल बदल जाता है। दिन के समय तो रंगीन संगमरमर का शांत रिफ्लेक्शन और नाविकों की मजेदार कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन रात की सवारी वो अत्यधिक प्रतिबंधित है और केवल शरद पूर्णिमा की जादुई चांदनी रात में ही इसका मजा लिया जा सकता है। और हाँ, इस शांत सफर में रोमांच का एक तड़का भी है। स्थानीय बच्चे इन विशाल चट्टानों की चोटी पर चढ़ जाते हैं और सिर्फ 50 रुपए की टिप के लिए नीचे गहरी नदी में छलांग लगा देते हैं। ये नज़ारा उस शांत नौका विहार में अचानक एक जबरदस्त एड्रेनलिन रश जोड़ देता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, गरजता हुआ धुआंधार जलप्रपात। अब तक जो शांत पानी था वो यहाँ आकर पूरी तरह उग्र रूप ले लेता है। इस जगह का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। धुआंधार 2 शब्दों से बना है, धुआं और धार। जब नर्मदा का पानी इतनी ऊंचाई से क्रैश होता है तो जो धुंध उठती है वो बिल्कुल धुएं जैसी लगती है। ये नाम इस पूरी फीलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करता है। ऊंचाई की बात करें तो ये पूरे 30 मीटर है। इस जलप्रपात की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पानी गिरने की गर्जना दूर दूर तक गूंजती है। और स्थानीय मान्यताओं की माने तो ठीक यही वो जगह है जहां देवी नर्मदा सबसे पहले स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। इस गरजती हुई भौगोलिक ताकत को ऊपर से अनुभव करना हो तो उसके भी अपने मजे हैं। केबल कार या रोपवे से इस विशाल नदी घाटी को पार करते हुए नीचे गिरते उग्र झरने और संगमरमर की चट्टानों का जो बर्ड्स आई व्यू मिलता है ना, वो बस हमेशा के लिए यादों में छप जाता है। अब चलते हैं ये चौथे हिस्से की ओर, 64 योगिनी मंदिर और गोलाकी मठ के रहस्य। नदी और चट्टानों से थोड़ा दूर अब हमारी यात्रा एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद 10वीं शताब्दी के इस रहस्यमयी आध्यात्मिक स्थल पर जाती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प रहस्य छिपा है। मंदिर का नाम 64 योगिनी है, तो लाजमी है कि इसमें 64 मूर्तियां होनी चाहिए, जैसा कि भारत के बाकी योगिनी मंदिरों में होता है। लेकिन इस विशिष्ट मंदिर में 81 मूर्तियां हैं। ये जो अपवाद है ये सीधे तौर पर कलचुरी राजाओं के भव्य संरक्षण को दिखाता है। राजा युवराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया 125 फुट का ये विशाल गोलाकार मंदिर बेहद गंभीर और बिना मुस्कान वाली देवियों की मूर्तियों का घर है। इतिहास की उथल-पुथल और भारी तोड़-फोड़ के कारण अफसोस की बात है कि कई मूर्तियां केवल कमर के नीचे ही बची हैं। लेकिन आज भी इन खंडारों का वातावरण बहुत ही शांत और रहस्यमय है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर,
पॉपुलर कल्चर में भेड़ाघाट, प्राचीन इतिहास से लेकर आज के मॉडर्न सिनेमा तक इन नज़ारों ने दुनिया भर के क्रिएटर्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध किया है। ये साहित्यिक तथ्य वाकई हैरान करने वाला है। क्या किसी ने सोचा था कि भेड़ाघाट की असली मधुमक्खियों की कॉलोनियां रुडयार्ड किपलिंग को उनकी द सेकंड जंगल बुक के एक प्रमुख दृश्य के लिए सीधे प्रेरित करेंगी, जहां का मोगली को बिल्कुल ऐसी ही एक संगमरमर की घाटी दिखाता है? और सिनेमा तो इसका दीवाना रहा ही है। 1961 में जिस देश में गंगा बहती है से लेकर बॉबी का आइकॉनिक क्लाइमैक्स, अशोका का हिट गाना, मोहनजोदारो का एक्शन सीन और हाल ही में शाहरुख खान की डंकी, इन संगमरमर की चट्टानों ने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक बेहतरीन बैकड्रॉप दिए हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर लाखों सालों में बहने वाली कोमल नदी की धाराएं ठोस चट्टानों को काटकर इतनी लुभावनी सुंदरता तराश सकती हैं, तो सोचिए प्रकृति आने वाले कल की सभ्यताओं के लिए आज धीरे धीरे कौन से नए अजूबे तैयार कर रही है। प्रकृति की इस धीमी लेकिन शक्तिशाली कलाकारी के बारे में सोचना वाकई अद्भुत है। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।